पुतिन को लेके रशिया के लोगों में, मेरी अभी 4-5 दिन पहले भी कुछ लोगों से वहां बात हुई है, उनको कोई मसला नहीं है। पुतिन जो कर रहा है वो उनको ठीक लगता है, उनको उस पर कोई उस तरह से मसाइल नहीं है। उन्हें कोई मसाइल नहीं है, कुल मिला के पुतिन के साथ वहां की जनता है। पर हथियारों के संदर्भ में नाटो जिस तरीके से संसाधन उपलब्ध करा रहा है, क्या वाकई रूस इसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं है? रूस के हथियार वाकई इतने चुके हुए हैं? अगर इतने चुके हुए हैं सोडी साहब, तो फिर जाके ये 18% इलाका और यूक्रेन का इन सारे देशों की मदद के बाद भी रूस का हिस्सा क्यों हो गया? एक संप्रभु राष्ट्र चीखता, चिल्लाता, तड़पता, बिलखता रह गया, पर उसका 18% हिस्सा उसके पड़ोसी मुल्क के कब्जे में चला गया। बाइडेन बड़ी बड़ी बात करते रहे, G7 के देश हर संभव सहायता का वचन देते रहे, लेकिन कुल मिलाकर देख तो रहे हैं कि जमीनें रूस के कब्जे में जा रही हैं। आप अपनी जमीन के संदर्भ में खुद से ही तारीफ करते रहे, हमने 6000 किलोमीटर वापस ले लिया, हमने 8000 किलोमीटर वापस ले लिया। सच्चाई तो ये है कि आपके 4 प्रांत जो कल तक आपके थे अब किसी और के हो गए। क्या कहते हैं डॉक्टर हिमांशु जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो 4 प्रांत रूस के हो गए, ये तो पहले दिन से ही होने थे, क्योंकि इन 4 प्रांतों में यूक्रेन की 30% आबादी रहती है, जिसका झुकाव रूस की तरफ है। वो रूसी भाषा बोलते हैं। अगर पुतिन ने 24 फरवरी के हमले में अगर इन 4 राज्यों पे ही हमला किया होता तो ये जंग निश्चित 7 से 10 दिन में खत्म हो जानी थी। लेकिन पुतिन हो गए लालची, उन्हें लगा कि ये तो मेरे कब्जे में आ ही गया, अब मैं कीव की तरफ जाता हूं और कीव पे कब्जा करके पूरे यूक्रेन में करता हूं। तो ये इन 4 राज्यों पे कब्जा करना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो पहले दिन से ही निश्चित था। इनफैक्ट 24 फरवरी को युद्ध से पहले 2 दिन पहले ही 22 फरवरी को रूस ने दुहान्स्क और लुहांस्क इलाकों को ऑलरेडी अपने राष्ट्र में लेने का ऐलान कर दिया था। जी? तो लेकिन जैसे आपने सही कहा कि जो अमेरिका के एडवांस हथियार थे या यूरोप के थे, इन्होंने यूक्रेन के अंदर वो एक्स्ट्रा जोश डाला लड़ने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब 24 तारीख को हमला हुआ तो 3 दिन बाद 27 फरवरी सुबेरे पुतिन ने अपने जो परमाणु सबमरीन थी उनको बैरेंट सी से निकाल दिया अटलांटिक महासागर के लिए। जी? उस वक्त जेलेंस्की ने कहा कि मैं अब पुतिन से बात करना चाहता हूं सीज फायर की बात, क्योंकि 3 दिन के कीव तक ऑलरेडी रशियन फोर्सेस पहुंच चुकी थी, वहां से परमाणु सबमरीन ये तैनात हो गई थी। लेकिन जैसे यूरोपियन यूनियन को यह खबर मिली, उन्होंने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और महज 1 घंटे के अंदर इन्होंने 450 मिलियन यूरो यूक्रेन को ट्रांसफर कर दिए, जिससे कि पूरी युद्ध का रुख बदल गया। और रूस की एक और जो भारी गलती हुई, इन्होंने 2008 से अपने काफी मिलिट्री रिफॉर्म्स किए, जिसकी वजह से जो इनके सोल्जर्स की क्वालिटी थी वो उसमें गिरावट होती रही, जिनका खामियाजा रूस को भुगतना पड़ा। तो अगर हम ओवरऑल देखें, ये 4 इलाके तो इनके पहले से होने थे, लेकिन जो रूस की मंशा थी पूरे यूक्रेन पे कब्जा करने की, उसमें वो पूरी तरह से विफल रहे। रूस यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने में विफल रहा। लेकिन मैं आपसे जो समझना चाहता हूं सोडी साहब, कि क्या वाकई रूस को आप हारा हुआ करार देंगे 4 इलाके कब्जा कर लेने के बाद भी? क्या पुतिन ने कभी भी ये कहा कि मैं यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता हूं? उन्होंने तो इसको कभी हमले के तौर पर भी नहीं कहा, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया, एक इलाके विशेष के संदर्भ में अपना फोकस हमेशा बताया। वो इलाका आज रूस का हिस्सा हो गया, फिर भी आप कह दे रहे हैं कि रूस हार रहा है। रूस ने कहा कब था कि मैं यूक्रेन को रूस का हिस्सा बनाऊंगा, मैं यूक्रेन को देश के तौर पर खत्म कर दूंगा? डॉक्टर हिमांशु जी, अगर पुतिन की मंशा पूरे यूक्रेन पे नहीं होती तो कभी वो नाइपर रिवर को पार नहीं करते, कीव की तरफ नहीं जाते। अगर उनकी मंशा डॉनबास के इलाके तक ही रहती तो उन्होंने डॉनबास के इलाके भी कब्जा करके ये युद्ध को 7 से 10 दिन में खत्म करने था।